खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी गुलिस्तान न्यूज़ और ट्यून इन आपका है इस वक्त गुलिस्तान चैनल। आज 9 जुलाई सन 2022 हफ्ते का दिन है और रोज़ाना सुबह के मॉर्निंग ट्रांसमिशन में आपके सामने जब आते हैं तो ख़बर भी बताते हैं, तज्जिया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर भी हालात हज़रात से आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश करते हैं। आज भी 10 बजे तक इस प्रोग्राम का आप हमारा साथ दीजिएगा और जब आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, दफ्तर जाने की तैयारी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो हम आपको अपडेट करेंगे इस 1.5 घंटे के ट्रांसमिशन में कि किस तरीके से सूरत हाल बन रही है और कल से जो बड़ी खबरें 2-3 हैं उनमें क्या कुछ अपडेट है, इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। आज श्रीनगर के अंदर एक हलचल है, उस हलचल के बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और ईद उल अज़हा के पेश नज़र क्या कुछ चल रहा है इस पर भी हमारी गहरी नज़र रहेगी। मुल्की सतह पर भी कुछ खबरें आपको अपडेट करेंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन टेलीविज़न चैनल के साथ साथ आप याद रखिएगा आप हमारी नशियात को कैसे देखेंगे। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर लाइव ट्रांसमिशन चल रहा है, तो जब आप वहां पर आएँ तो उसको सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी लिखिएगा। प्रोग्राम पर तनकीद भी कीजिएगा ताकि आपकी तनकीद की वजह से ही हमारे प्रोग्राम और ज़्यादा बेहतर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और हस्बे वादा आपको सबसे पहले बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन क्या कुछ है, यानी 9 जुलाई माजी में क्या कुछ हुआ। एक लंबी फहरिस्त होती है, चंद वाक़ात आपके सामने रखते हैं आसिफ रशीद हरदेव। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सलाम जेके में। आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन ख़ास क्या है, क्या इसमें माजी में हुआ आज के दिन, और जुलाई का 7वां महीना है, 9 तारीख है। शुरुआत करते हैं इतिहास में आज के दिन से। तारीख में आज का दिन क्या बताता है। 1875 में मुल्क के पहले स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ हुआ। पहली मरतबा इस स्टॉक एक्सचेंज को कायम किया गया। 1401 में मंगोल इनकलाबी तैमूर लिंग ने बगदाद को लूटा। 1401 जुलाई की 9 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। 1686 में जर्मनी, स्वीडन और स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया। इसके अलावा 1926 में पुर्तगाल के अंदर जनरल सुनेल डी कॉरिंथ की क़यादत में हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। ये एक बड़ी तब्दीली थी पुर्तगाल के अंदर, या जिसे पोर्चुगाल भी आप कहते हैं। 9 जुलाई 1926 को 1948 में पाकिस्तान के पहले डाक टिकटों का सेट जारी किया गया। आज का दिन था। रवाबित को बहाल करने की कोशिश आज़ादी के 1 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर भी हुई थी। 1877 में पहली बार विंबलडन टेनिस मुकाबलों का इनेकाद किया गया। आज भी जब आपको ये बता रहे हैं तो विंबलडन टेनिस का सिलसिला चल रहा है। इस वक्त भी खेल मुकाबले हो रहे हैं लंदन के अंदर। इसी तरीके से 1989 में मक्का मुकर्रमा में 2 बम धमाकों में 1 हाजी शहीद और 16 जख्मी हो गए थे। आज से ठीक 30-32 वर्ष कबल तारीख थी 9 जुलाई 1989 में। इसके अलावा 2003 में बांग्लादेश में मुसाफिरों से भरी कश्ती उलटने से 400 अफराद डूब गए, जिनमें से 200 से ज़्यादा लोगों का पता नहीं चल सका, जिनकी डेड बॉडीज रिकवर नहीं हो सकी थी। ये बड़ा हादसा बांग्लादेश की तारीख में माना जाता है और उन तमाम लोगों को हादसे को याद करते हुए आज भी मुल्क भर के अंदर प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम बातें थी, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और आज भी जम्मू कश्मीर आपको लिए चलेंगे क्योंकि सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ हैं, वहाँ भी अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंतज़ामिया के कुछ फैसले हैं उस पर अपनी राय देना चाहते हैं वो भी ज़रूर रखिएगा। साथ ही इस प्रोग्राम का एक हिस्से के तौर पर हम कॉलिंग का सिलसिला भी ज़रूर रहता है, तो उसमें भी आज अपनी शिकायत आप प्रोग्राम के आखिरी 10 से 12 मिनट में रखेंगे। लेकिन चूँकि वो फॉर्मेट के मुताबिक लास्ट में है, उससे पहले आप टेलीविज़न स्क्रीन के अलावा आप यूट्यूब, गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम को और बाकी जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट या www.gulistannews.in है वहाँ पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तहरीरी मवाद भी मिलेगा, साथ साथ लाइव नशियात वहाँ पर भी चल रही हैं। ज़रूर अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक हम तक पहुँचाते रहिएगा। तो शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलते हैं। और आज शुरुआत एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से। सबकी नज़रें इस वक्त यूनियन टेरिटरी में सूबा कश्मीर पर लगी। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत करते हैं क्योंकि और सबसे पहली और बड़ी खबर जो है वो अमरनाथ यात्रा है, जहां पर कल आसमानी बिजली गिरकी और फिर जो कुछ हुआ उस पर लगातार कल से हम आपको अपडेट करते रहे हैं। अमरनाथ यात्रा
के हवाले से सबसे अहम और बड़ी खबर जो कल डिजास्टर वहां पर हुआ, जो जिस तरीके से कल वहां पर बिजली कड़की और उसके बाद तेज बारिशों की वजह से जो सूरत हाल वहां पर बनी, जिसके नतीजे में वहां पर अभी तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से, बादल फटने की वजह से 16 लोगों की मौत अभी तक हुई है। 40 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कल से ही शुरू कर दिया गया था, जहां आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मकामी आबादी ने मिलकर कल अमरनाथ यात्रियों को इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश की। वहीं पर इस वक्त की अहम तरीन खबर यह भी है कि आज सुबह पहली किरण फूटने के साथ ही दोबारा से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक, तस्वीरें आज सुबह की आप देख रहे हैं, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 16 लोगों की अभी तक मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। 40 से ज़्यादा लोगों के टेंटेटिवली अभी तक मिसिंग होने की खबर है। और कल ही हमने देखा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ऑन टोज रहे, लगातार उन्हें अपडेट करते रहे। ये तस्वीरें जो है मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हम एक एक करके आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीर जो आप टीवी पर देख रहे हैं, ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की है, जहां पर जो ही कल क्लाउड बर्स्ट अमरनाथ गुफा के पास हुआ तो सिक्किम सोरा बिल्कुल पास में पड़ता है, इसके अस्पताल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का है, लेकिन गांदरबल के पास में, तो वहां पर हेलीपैड को भी शुरू कर दिया गया। और साथ साथ इमरजेंसी को देखते हुए जो इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टरों की तैनाती वहां पर यकीनी बना दी गई। इधर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो उनका बेस कैंप पर अस्पताल है, जो आर्मी की तरफ से अस्पताल लगाए गए थे, वहां पर भी कल हमने देखा कि इमरजेंसी तौर पर मजीद डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई, मजीद इक्विपमेंट्स वहां पर भेजे गए, ताकि जिस तरीके की सूरत हाल वहां पर बन रही थी वहां पर माकूल और मुनासिब इंतजाम किया जाए। कल जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो बादल फटा है और गुफा के बिल्कुल पास पास ये बादल फटा है, तो उसके नतीजे में अभी भी मलबा बहुत सारा वहां पर है। कल हमने देखा कि इस कैंप साइट के पास पर तकरीबन 25 से ज़्यादा टेंट तबाह हो गए, जहां पर यात्री बैठे हुए थे। 3 कम्युनिटी किचन जो खड़े किए गए थे वो ख़त्म हुए। इसके साथ साथ मजीद नुकसान की भी इतलात वहाँ से आ रही है, लेकिन अब फिलहाल इंतज़ामिया की तरफ से ये फैसला ले लिया गया कि जब तक वहाँ पर सूरत हाल बेहतर नहीं होती है तब तक यात्रा को जम्मू से रोक दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस पूरे मामले पर। और कल ही हमने देखा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं वो भी मौके वारदात पर पहुंचे, क्योंकि कल तकरीबन 5:30 से 5:45 के दरमियान ये इंसिडेंट पेश आया। 6:30 आते आते तकरीबन खबर ऑलमोस्ट क्लियर हो रही थी कि वहां पर इस तरीके से बादल फटा है, जिसके नतीजे में नुकसान होने की इत्तला थी। और आहिस्ता आहिस्ता करके खबरें आना शुरू हो गई कि कितना जानी और माली नुकसान वहां पर हुआ। अगरचे माली नुकसान की भी ज़्यादा कोई इत्तला नहीं है, लेकिन जानी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 16 जानें अभी तक तलफ हुई है। SDRF, NDRF, BSF, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड और मकामी लोग जो है वो अभी भी इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ये जो खीमजन बस्ती वहाँ पर बसाई जाती है ताकि यात्री वहाँ पर आराम भी कर सके, उनके मेडिकल एड भी दे सके और वापसी पर भी वो कहीं ना कहीं आराम वहाँ पर कर सके। तो कल बिल्कुल गुफा के पास पास ये इंसिडेंट पेश आया है, जिसके बाद अभी तक जो इब्तिदाई खबरें आ रही है तकरीबन 16 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। साहब हमारे साथ जिला गांदरबल बालतल के मकाम से ज्वाइन करेंगे, फिदा हुसैन हमारे साथ साउथ कश्मीर से ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सूबाई कमिश्नर PK पॉले साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर सके ताकि मजीद डिटेल्स और अपडेट जो है वो आपको दे सके। तो सबसे पहले सलीम वानी साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सलीम बताइएगा क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कल से लगातार आप ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है? क्योंकि अब हेलीकॉप्टर्स को प्रेस किया गया है और जो जख्मी है उन्हें उठा के अस्पताल लाया जा रहा है, कुछ लोगों को सिक्किम सोरा, कुछ को बेस अस्पताल भी लेने की खबरें आ रही है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर अभी तक की खबर है आपके पास? जी बिल्कुल गवर, आज सुबह सुबह जो 4:30 के करीब जहाँ पे रेस्क्यू वहाँ पे दोबारा शुरू हुआ है और बिलखुसूस अब एयरफोर्स का भी मदद लिया गया है।
हेप्टर्स जो कंगन सब रीजन के ऊपर से निकल रहे हैं, 2-2 मिनट के बाद हेप्टर अप डाउन करता है। और पूरी तरह से वहां पे भी जो बात हुई है बालतल केव में भी, लेकिन काफी नुकसान हुआ है वहां पे। सूत्रों के मुताबिक अभी पूरे टेंट्स जो लगे थे वहां पे अभी कोई गिनती नहीं हो रही है कि कितने टेंट उस पानी के बहवाव में आ गए हैं। और पूरी तरह से जो प्रशासन ने कल हमने जो चलाया भी था कि 40 लोग में से, लेकिन अभी तक वो है कि उसमें से शायद 25 लोग जो जख्मी हुए वो उन्हीं 40 लोगों में से हैं, जो बिलखुसूस अब आज सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले बालतल बेस कैंप में पहुंचने लगे इंजर्ड लोग। और 10 लोगों को सिकिम्स या SMHS रेफर किया गया है, जो हायर ऑफिशियल ने हमको कंफर्म किया है। लेकिन अब डॉग स्क्वाड भी भेजा गया है बालतल केव में, और वह पूरी तरह से जो लोकल है जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको कल शाम पे ही अलर्ट रखा गया था, और आज सुबह सुबह उनको 5 बजे के करीब और उधर भेजा गया है। जो लोकल एक्सपर्ट है जिनके पास एक्सपीरियंस है इस ट्रैक की, इस नाले की, जो नाला वहां से केव से निकल के बालतल बेस कैंप पहुंचता है और दरियाई सिंध के साथ मिलता है। और बिलखुसूस जहाँ पे ये पानी आया है वहां पे पूरी तरह से डैमेज हुआ है वो इलाका ही, जिसमें टेंट लगे थे, जिसमें लंगर लगे थे। अभी हमारे लोकल से भी बात हुई, जिनको लोकल को भी काफी नुकसान हुआ है, जिनको वहां पे टेंट लगाए थे। लेकिन बिलखुसूस अगर ये देखा जाएगा तो इस टाइम ऑन टोज है हेल्थ डिपार्टमेंट से डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर के, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो कुपवारा, चाहे वो बांडीपुरा है, जो डिफरेंट टुकड़ों में यहाँ से एम्बुलेंस क्रॉस होते हैं और पूरी तरह से बालतल भेजा दिया गया है, चाहे किसी न किसी टाइप का कोई भी लापरवाही वहां पे ना हो। और पूरी तरह से एम्बुलेंस को जहाँ पे वहाँ पे पैरामिलिट्री स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है। सलीम ये भी बताइएगा जो जख्मी है, अब जो हम देख रहे हैं कि चॉपर सर्विस प्रेस कर दी गई है, इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को लगा दिया गया, और सुबह सुबह हमने देखा कि तकरीबन 6:30 पौने 7 के आसपास कुछ लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। तो एयरलिफ्ट करने के बाद क्या उन्हें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा लाया गया है या किसी और अस्पताल भेज दिया गया है? क्या कुछ ताज़ा खबर आपके पास है? जी बिल्कुल, हमारी जो बात भी हुई हायर ऑफिशियल से, उन्होंने ये कहा है कि 10 लोगों को हमने, उसमें से 4 लोग सिक्किम रेफर भेज दिए गए हैं और SMHS भेज दिए गए हैं। डिफरेंट जो श्रीनगर के मेन हॉस्पिटल है, शायद 2-3 पेशेंटों को बीबी कैंट जो 15 कोर का वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज दिया गया है। और जो यहाँ पे सफापुरा में बेस कैंप है एयरफोर्स का, उनसे भी मदद लिया जाएगा वहाँ, और हर किसी को ऑन टोज रखा है। अब ये लगता है कि बालतल से भी जो बात हुई हमारी ऑफिशियल, चाहे डॉक्टर उस्मान है, पूरी तरह से अब ऑन टोज है गवर्नमेंट। थोड़ी देर में शायद ऑफिशियल भी विजिट करेंगे। इनके सूत्रों के मुताबिक LG साहब भी जाए शायद बालतल बेस कैंप या केव का दौरा करेंगे। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शायद अगले 1 घंटे में। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने में स्टार्ट हो गया है। बहुत शुक्रिया सलीमानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फिलहाल देखिए, जिसे ऊपर वाला रखे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। रात भर इन मलबे तले दबे रहने के बाद भी अभी जो मुझे आर्मी से कंफर्म किया जा रहा है वो ये है कि 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है। तो अभी भी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और मौसमियात महकमे की इतलात के मुताबिक फिलहाल मौसम मतलब आलू जरूर रहेगा, लेकिन ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं है जी बारिशों का, क्योंकि अगर बारिशें हुई तो फिर ये पूरा प्रोसेस जो है वो थम जाएगा, इस तरीके की सूरत हाल बन जाएगी। रेस्क्यू चल रहा है, इसमें जहां मैनुअली किया जा रहा है वहीं पर जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी खिदमत ले ली गई है। और साथ साथ अभी कंट्रोल रूम सब बनाए गए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि कोऑर्डिनेट भी हो सके, और कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो आवाम तक भी जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके अजीज व अकारिब कहीं मिल नहीं रहे हैं। साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन किया। फिदा, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात और ख़बर आपके पास है? क्योंकि साउथ कश्मीर से भी बहुत सारे लोगों को गुफा की ओर रवाना कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया जाए। देखिए, बिल्कुल इशफाक कि जब कल शाम को ये खबर मिली कि बादल फटने की वजह से वहां पे जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उसके बाद जो रेस्क्यू चलाया गया, रेस्क्यू के बाद जहां अनंतनाग जो साइड है उसको यहाँ पे ऑन टोज रखा गया, और हमने देखा कि जो डॉक्टर्स थे वो चंदनवाड़ी से आगे की पड़ाव के लिए वो निकल गए थे, क्योंकि अगर कोई ज्यादा जख्मी है तो उसको वहां पर भी इलाज कर सकते हैं, और अगर कोई मामूली जख्मी है तो उनको हम जो हॉस्पिटल्स बनाए गए, जो बेस हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं चंदनवाड़ी से लेकर पहलगाम, यानी कि हर जगह पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे छोटे बड़े अस्पताल जो है पहले ही बनाए गए थे।
और वहां पर ट्रेनिंग भी दी गई थी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जितने भी लोकल्स है कि अगर कहीं पे नागानी आफत आ जाती है या बादल फट जाते हैं तो उस वक्त आपको किस तरह के जो है काम करने हैं। लेकिन जहां तक हमने कल रात को भी बात की है महकमा हेल्थ के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारी डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और बहुत सारे ऐसे लोग जो है सामने आए थे कल रात के वॉलंटियर, जिन्होंने कहा कि जो कोई भी मदद चाहिए हमसे, हम वो मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि अगर हम पहलगाम साइड की बात करेंगे, देखिए पहलगाम साइड बिल्कुल तैयार था कल रात से ही जब ये खबर फैल गई। और अगर अनंतनाग जिले की बात करेंगे, यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स को ऑन टोज रखा गया था। जितना भी स्टाफ अगर कोई छुट्टी पर चला गया था उनकी छुट्टी जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है और उनको कहा गया कि अब आपकी छुट्टी जो है वो मनसूख की गई है, अब आप अस्पताल के अंदर है या तो कहीं पहलगाम या बाकी जितने भी पड़ाव थे उन जगहों पे कहीं ना कहीं पे रेस्क्यू के लिए डॉक्टर्स की टीम जो है वो रखी गई थी। अब जिस तरह से आपने खुद भी अपने आगाज में मौसम की बात की कि अगर मौसम खराब रहता है तो फिर उसका असर जो है रेस्क्यू पे पड़ेगा, जरूर उसका असर जो है रेस्क्यू पे पड़ेगा। लेकिन अभी यही उम्मीद की जा रही है कि शायद आज मौसम बेहतर रहेगा और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसमें और तेजी लाई जाएगी और जितने भी अगर अभी कोई लोग फंसे हुए होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। इशफाक, एक चीज और भी है, बताया जा रहा है कि हुकाम जो है उसकी तरफ से एक फैसला रात देर के लिए यानी जो तिब्बी अमला है उसकी छुट्टियां कैंसिल करके वापस उन्हें अस्पतालों में, तिब्बी सेंटर्स पर आने के लिए कहा गया। क्या ये कंफर्मेशन हो पाई है और ये काम क्या रात से शुरू हो चुका है? क्योंकि खबर ये थी डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से तमाम जगहों पर अगर जख्मी कहीं लाए जाते हैं वहां पर या जो हालात बने हैं उससे निपटने के लिए कदम उठाया गया था, तो उस हवाले से भी मजीद कुछ वजाहत कर पाया महकमा अभी तक? देखिए आसिफ, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि जो छुट्टियां थी उनको मंसूख कर दिया गया, वो इसलिए क्योंकि जब ऐसी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और चूंकि अगर देखा जाए तो हर किसी हॉस्पिटल को ये भी कहा गया कि वो अपनी और एक एम्बुलेंस जो है वो तैयार रखे ताकि अगर उनको पहलगाम के रास्ते से लाया जाता है तो पहलगाम के रास्ते से जितने भी हमारे अस्पताल है जीएमसी तक, वहां पर स्टाफ के साथ साथ पैरामेडिकल और हर कोई एम्बुलेंस जो है वो ऑन टोज रहनी चाहिए क्योंकि किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जल्द जो है तिब्बी सहूलियात की जरूरत थी। जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में श्रीनगर कुछ को लाया जा रहा है, कुछ को नजदीकी अस्पताल में लाया जा रहा है और सिर्फ मुद्दा मकसद इतना है कि जो जख्मी है उनको जल्द से जल्द जो है इलाज मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिलहाल फराहम करने के लिए। ये सारी सूरत हाल जब बनी है तो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक इस पर रिएक्शंस भी आए, नज़र भी रखे हैं, कुछ ट्वीट्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि कैसे चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी, समाजी और मजहबी जमातें एक साथ इस खतरनाक हादसे के बाद यात्रियों के साथ न सिर्फ जो चले गए उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मरकज़ के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म के बाद गुलाम नबी आज़ाद का ट्वीट सामने आया, सजाद गनी लोन का ट्वीट सामने आया, इसी तरीके से एक और ट्वीट जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सैयद अल्ताफ़ बुखारी का अपनी पार्टी के सदर उनका ट्वीट सामने आया है। तमाम लोगों ने गमज़दा ख़ानदान के लिए दुआ की। महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर उनका ट्वीट सामने आया। इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इसके चंद मिनट्स बाद जब ये हादसा पेश आया उन्होंने ट्वीट किया। थोड़ी देर बाद चूंकि मरकज़ से भी लगातार राब्ता जम्मू कश्मीर किया जा रहा था, इसके ताल्लुक से भी जानकारी दी गई। वहाँ से भी ट्वीट्स करके ये बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ मरकज़ी हुकूमत राब्ते में है। वज़ीर दाखिला का ट्वीट जिसमें उन्होंने सबसे पहले जानकारी दी कि एलजी मनोज सिन्हा के साथ राब्ता किया और ब्रीफ किया गया सूरत हाल पर। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बचाव कार्रवाई में लगे हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा कि हमारी प्राथमिकता, हमारी तरजीहात जो हैं वो लोगों की जान बचाना है, जो वज़ीर दाखिला ने ट्वीट में कहा। उसके बाद ये ट्वीट सामने आया जिसमें एक के बाद दीगर दो बातें कही गई कि वज़ीर आज़म से मनोज सिन्हा ने बात की, साथ ही वज़ीर दाखिला से, और एक तरफ जहां दुख का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से किया गया, वहीं दूसरी तरफ मरकज़ की जानिब से हर तरह की मुमकिना इमदाद जो फराहम की जाएगी उस पर जो यकीन दहानी कराई गई उसके ताल्लुक से बात की गई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से। ये वो सारी चीज़ें थी जो आपको बताई, लेकिन एक बार फिर से क्लाउड बर्स्ट की तस्वीरें बताइएगा। आज सुबह सुबह की इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है, रात से ही 6 इमदादी टीमें फौज की लगी हुई हैं,
सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल भी, चूंकि रात को थोड़ी मुश्किलात भी आई, अंधेरा था, उसकी वजह से ऑपरेशन बीच में रोका भी गया। सुबह तकरीबन 4:30 बजे के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया और जो लोग आसपास थे, जिनको कल महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था, उनको हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए, जो घबराए हुए थे, कुछ लोग जख्मी थे, 40 से ज्यादा इनकी तादाद थी, कुछ गांदरबल और जरूरत पड़ने पर साउथ कश्मीर तक लाया जा रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस के साथ साथ अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो थोड़ा साफ हुआ, बेहतर हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसमें मजीद बेहतरी देखी जा रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि आज चूंकि यात्रा फिलहाल रोकी गई है, एहतियातन ये फैसला लिया गया है किसी खतरात के पेश नज़र, तो इतलात ये भी हैं कि मजीद इमदादी टीमें ज़रूरत पड़ने पर साउथ और सेंट्रल कश्मीर दोनों साइड से हादसा पर रवाना की जाएंगी। ये आज सुबह की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि डेड बॉडीज़ भी रिकवर कुछ मजीद की गई हैं, तो ये आंकड़ा अभी तक 16 तक पहुंचा है और साथ साथ कंफर्मेशन की जा रही है। लेकिन जो लोग लापता हैं उनकी तलाश के लिए भी बड़े पैमाने पर न सिर्फ गुफा के आसपास, बल्कि जो खेमाजन जो लोग थे निचले इलाकों तक, जिसे आप कैंप का नाम देते थे, उस पूरे एरिया को कवर करके फौज, सीआरपीएफ, मकामी लोग, जो पिट्ठू वाले, पालकी वाले, घोड़ी वाले थे, उन लोगों की भी मदद ली जा रही, क्योंकि जोग्राफियाई एतबार से वो बेहतर तरीके से इन इलाकों को जानते हैं, तो उन लोगों ने इस वक्त मदद भरपूर की है। इस वक्त भी मसरूफ हैं, ऑपरेशन और निचले इलाकों में शुरू कर दिया है। जहां जहां तक सतह आब में इजाफा देखा गया था, जहां तक पानी का तेज भाव आया, वहां तक देखा गया कि किस तरीके से तबाही के मनाजिर देखे गए। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो 40 से ज्यादा लापता होने की लोगों की इतलात थी, जो यात्री थे, उनकी तलाश के लिए अब और आप देखेंगे कि वसी पैमाने पर ऑपरेशन दिन ढलने के साथ साथ शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कंफर्मेशन ये कि 16 के आसपास जो है डेड बॉडीज रिकवर, 16 के आसपास अमवात हुई हैं, कुछ डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और 48 लोग जो जख्मी हुए हैं। इधर दिल्ली से भी ये कहा गया एनडीआरएफ के ताज़ा बयान में कि 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और ये अंदेशा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में, रात से अभी तक कोशिश ज़रूर हुई है करने की, लेकिन ऑपरेशन साथ साथ चल रहा है। और कुछ एक इलाकों में जहां जो खेमे लगे थे, जिनकी तादाद बताई जाती है कि 2 दर्जन से ज़्यादा थी, जो पूरी तरीके से तबाह हुए। अब उनमें एक्चुअल नंबर्स क्या थे, यात्री कितने थे, आहिस्ता आहिस्ता सुबह इंतजामिया भी इस पर क्लियरेंस देने जा रही है। चलिए जी, इसके बाद जरा एक और क्लाउड बर्स्ट की बात आपको करते हैं, जहां इस वक्त अमरनाथ की अपडेट हम रात से आपको बता रहे थे, वहीं पर ठाठरी डोडा से भी इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ठाठरी डोडा के अंदर भी बादल फटने की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन बनी हुई है। अगरचे अभी तक किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम क्लाउड बर्स्ट की वजह से कई इलाकों के अंदर मलबा जो है वो जमा हुआ है, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। लेकिन क्या इसमें कोई कैजुअलिटी हुई है, इस बारे में अभी तक भी कोई इत्तला सामने नहीं आई है। श्रीनगर, ये जो हाईवे उनका है, हाईवे का एक हिस्सा भी ब्लॉक हुआ है इस वजह से, लेकिन रेस्टोरेशन काम जो है वो शिद्दत के साथ शुरू किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक की नकलो अमल को यकीनी बनाने की कोशिश भी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त ठाठरी डोडा से आ रही है, जहां पर बादल फटा है, जिसके नतीजे में अभी तक कोई भी बड़ी खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है कि क्या कोई लॉस तो नहीं हुआ या इस तरीके की इतला तो नहीं है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से सुबह 4 बजे के बाद जब बादल फटा तो सारा मलबा टाउन एरियाज के अंदर चला गया, जिसकी वजह से सूरत हाल इस तरीके की बनी कि जो गाड़ियां मतलब इस सड़क थी वो वहीं पर रुकी और उनको निकालने का काम जो है वो शुरू किया गया। अजय शाह इस वक्त हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है क्लाउड बर्स्ट के बाद, क्योंकि खबर ही सुबह 3-4 बजे के आसपास ठाठरी के सब डिवीजन के ऊपर वाले इलाकों के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ, इतना शिद्दत का था कि शहर तक आ पहुंचा। जी गौहर, देखिए सुबह 3 बजे की बात हमें बताई जा रही है कि ये हादसा पेश आया है। गुंटी फॉरेस्ट है जो ठाठरी के ऊपर इलाका पड़ता है, वहां से खबर है कि वहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसने जो एक रास्ता इख्तियार किया टाउन जो ठाठरी है उसकी तरफ। लेकिन गनीमत यह रही कि जो नाला था उसका जो चिनाब की तरफ जो रास्ता जाता है वो फेस भी कहीं ना कहीं खुला हुआ था, जिस वजह से कुछ मलबा उस तरफ चला गया और कुछ जो था ठाठी टाउन की तरफ बढ़ गया। वहां पर ऑलरेडी कुछ गाड़ियां पार्क रहती हैं, उसके साथ ही वहां पे एक आर्मी का कैंप भी है। लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जो एसपी डोडा अब्दुल कयूम है, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि जो गाड़ियां फंसी हुई थी उनको भी निकाल लिया गया है और जो नेशनल हाईवे है उसको भी विदिन 4 आवर्स उसको रिस्टोर कर दिया गया है। लेकिन जो लोकल लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि ठाठी टाउन के ऊपर जो जंगलवाड़ और दूसरे एरिया हैं, जो लिंक रोड्स हैं,
वहां पर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो पहाड़ी से नीचे जब मलबा आया है तो जो लिंक रोड से दूसरे इलाके थे उनको काटते हुए नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी वो रास्ते बंद है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नेशनल हाईवे को थ्रू कर दिया गया है। जी गोहर। अच्छा, ये जो 3 बजे आप कह रहे हैं कि जंगल के पास के इलाके के अंदर जो है वो बादल फटा है, तो उसके बाद जो जंगल के पास के इलाके के अंदर जो रिहायशी घर होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं, क्या इस तरीके की कोई खबर तो नहीं कि उनको नुकसान हुआ हो और वहां पर जो रिहाइश पजीर हो उनको नुकसान हुआ हो? देखिए गौर, ये बताया जा रहा है कि एक पुराना नाला है और हिस्ट्री रही है कि इस नाले में भी पहले भी इस तरह का बहाव बढ़ता रहा है। इससे पहले 4 से 5 साल पहले ठाठी टाउन के अंदर एक नाला बहता है, वहां पर इस तरह का फ्लड आया था जब क्लाउड बस्ट हुआ था। तो आबादी कहीं ना कहीं इन नालों से दूर है अभी, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की इतला नहीं है कि कोई घर इसकी चपेट में आया हो, क्योंकि 4 घंटों से करीब 5 घंटे हो चुके हैं हादसे को, अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। लेकिन जो लोकल्स ने हमें बताया है कि जिस तरह से हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए लोगों ने नालों से दूर रहना ही अब अपने लिए सेफ्टी समझी है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन करके बताने के लिए कि ठाठरी के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो बादल फटा है, उसका मलबा जो है वो टाउन तक आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बच चुका है। चलिए, साथ साथ हम हेल्पलाइन नंबर्स भी आपको बता रहे थे, और ये कुछ नंबर्स हैं ये यात्रियों के लिए हैं, क्योंकि रात से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं। पहला नंबर एनडीआरएफ का आपकी स्क्रीन पर, दूसरा कश्मीर सूबे की इंतजामिया की जानिब से जो किया गया है, चूंकि बादल फटने के वाक़े के बाद अमरनाथ गुफा में जो लोग फंसे, अगर किसी को ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन अगर कोई राब्ता करना चाहे तो इन नंबर्स पर राब्ता कर सकता है। एनडीआरएफ का ये नंबर है, ये भी जम्मू कश्मीर में आपकी इंतजामिया इससे मदद कर सकती है। दूसरा नंबर आपके सामने जो कि सूबाई इंतजामिया कश्मीर का है, ये जारी हुआ है। और तीसरा, खराब मौसमी सूरत के बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से भी नंबर जारी किया गया है, जिसके लिए दिनेश्वर कुमार की तरफ से रात से ही बात कही गई थी। अब जरा दिनेश्वर कुमार की बात, चलिए उनकी बात के मुताबिक ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये इन पर आप राब्ता कर सकते हैं। अगर जो लोग इस वक्त किसी भी तरीके से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के से बाहर रहे हैं या निचले इलाकों में चले आए हैं, तो इंतजामिया के साथ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, रास्ता भूला या कोई भटका हो, तो उनके लिए भी नंबर्स आसानी से जहां जहां से मुमकिन हो राब्ता किया जा सकता है। ये इंतजामिया की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जरा आपको खलीजी ममालिक की बताते हैं। और आज ईद उल अज़हा भी मनाई जा रही है। हज 2022 मनासिक हज का आगाज़ जो कि परसों हुआ था, और कल दिन भर सारी सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन हमने अपडेट की, किस तरीके से खुतबा हुआ और जो अहम बातें कही गई दौरान खुतबा। और इस तरीके से हुजाज इकराम लाखों की तादाद में 44 डिग्री सेल्सियस की एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच में मैदान अरफात में 10 लाख के करीब दुनिया भर से, जो इस वक्त जिनमें 8.5 लाख सऊदी अरब के बाहर से आज़मीन थे, वो यहाँ मौजूद थे। हज के खुतबे के दौरान बड़ी बातें क्या कही गई वो भी आपको बताते हैं, लेकिन परसों शाम से कल दोपहर और फिर शाम और आज सुबह तक हुजाज इकराम के मुख्तलिफ हिस्सों की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज ईद उल अज़हा भी मनाई जा रही है। कुर्बानी का सिलसिला भारतीय वक्त के मुताबिक, चूंकि सऊदी अरब में थोड़ा वक्त पीछे चलता है 2-2.5 घंटे, तो उस हिसाब से शुरू कर दिया गया है। और ये तस्वीरें कल से अब तक की, और बड़ी बात यह है कि ईद उल अज़हा के इस त्यौहार पर सऊदी हुकाम और तकरीबन जो 12 के करीब अरब ममालिक हैं, उनने दुनिया भर के उन तमाम ममालिक से जहां पर आज ईद मनाई जा रही है, यह अपील की है कि ईद सादगी के साथ मनाई जाए, और वबाई मर्ज के दौरान जो मुतासरा ख़ानदान हैं, मुतासरा लोग हैं, उन सभी लोगों की भी इस खास मौके पर खुसूसन मदद की जानी चाहिए, जो वाज़े पैगाम अरब दुनिया की जानिब से आज के इस खास मौके पर दिया गया है। उम्मत मुस्लिमा एक दूसरे के साथ शफकत का बर्ताव करें, ये बुनियादी पैगाम था कल जी। और इस्लामी भाईचारे और अखुवत का इस्लाम भाईचारे और अखुवत का दर्ज देता है। इंसान हो या जानवर, सब पर रहम का मामला होना चाहिए। मस्जिद निमरा के मेंबर और मेहराब से मोहम्मद बिन अब्दुल करीम का खुतबा हज इंतहाई अहम माना जा रहा है। और ये खुतबा हज इसलिए भी इंतहाई अहम माना जा रहा है कि इस्लामोफोबिया एक तरफ से लगातार बढ़ रहा है, मगरिब से लेकर मशरिक तक जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है, उस बीच पैगाम इंसानियत और मोहब्बत का दर्स कल मस्जिद निमरा के मेंबर और मेहराब से अब्दुल करीम अल आयशी के खुतबा हज के दौरान दिया गया। खुतबा हज में मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि बेहतरीन इंसान वो है जो खैर की राह पर गामजन हो, और उम्मत को चाहिए कि एक दूसरे से शफकत का मामला रखे। अल्लाह की रहमत ऐसा और एहसान
को याद करते रहें। यही वजह है कि हम इसके और ज़्यादा पास आ सकते हैं जब अल्लाह की रहमत को हम बार बार याद करें। मस्जिद निमरा में हज खुतबे देते हुए मुसलमानों से तलकीन की गई कि वो न सिर्फ खुद के हालात को बेहतर बनाएं बल्कि मुल्की सतह पर अगर कहीं पर भी सूरत हाल मखदूश हो रही है और नफ़रत फैल रही है, उन कामों से दूर रहे, यानी नफ़रत वाले कामों से दूर रहे जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचता हो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यकीनन क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तुम में सबसे महबूब और मेरा सबसे करीबी हमनशीन वो है जो तुम में अखलाक के एतबार से सबसे बेहतर हो। आम तौर पर हुस्न खुल्क तमाम लोगों के माबैन एक मुश्तरक कदर है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों जिसका एहतराम करते हैं, इसलिए कि ये कौल व अमल में अच्छे रवैये का नाम है। इरशाद रब्बानी है, लोगों से अच्छी बातें कहो। नीज इरशाद रब्बानी है, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। जहालत और बेवकूफ़ी का मुकाबला करने के सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू का इरशाद गिरामी है, आप दरगुजर को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से एक किनारे हो जाएं। नीज इरशाद रब्बानी है, बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। आपको वो लोग हल्का यानी बेसब्रा न करें जो यकीन नहीं रखते, यानी इस बात से मुतनब्बह रहें कि वो आपको झगड़ों और उनके नताइज की तरफ खींच न ले जाएं। ठोस अक़दार का मुसलमान जो कल मस्जिद निमरा के अंदर दिया गया और किन ख्यालात का इजहार इमाम की तरफ से किया गया है, इन पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार इस तरीके की बातें हम सुनते हैं लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है मुस्लिम दुनिया के अंदर वो आपके सामने। फिलहाल बढ़ते हैं आगे जनाब। जम्मू कश्मीर से एक और अहम और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुमाली कश्मीर में कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान ममनुआ तंजीम के मिलिटेंट की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। लश्कर हाइब्रिड मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई है बारामूला के अंदर। जिला बारामूला से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हाइब्रिड मिलिटेंट जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम के साथ है उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है। और यह गिरफ्तारी क्रीरी के मकाम पर, मिलिटेंट क्रीरी के आसपास चल रहा था, वहाँ पर जॉइंट पार्टी जो पुलिस की थी, आर्मी की थी, उन्होंने इस्टेब्लिश नाका किया था, उसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक नाका चेकिंग के दौरान हाइब्रिड मिलिटेंट लश्कर आउटफिट का जो था उसे पकड़ लिया गया है और उसके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद करने का भी दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। और पुलिस के मुताबिक जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका नाम मोहम्मद इकबाल भट्ट वलद गुलजार अहमद भट्ट साकिन तिलगाम पाइन के तौर पर हुई है। मोहम्मद इकबाल भट्ट वलद गुलजार अहमद भट्ट साकिन तिलगाम पाइन के तौर पर हुई है और इनके कब्जे से एक पिस्टल का मैगजीन और कुछ मजीद गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस बयान के मुताबिक लगातार ये मिलिटेंट जिसकी गिरफ्तारी हुई है ये इस इलाके के अंदर एक्टिव हो रहा था और पाकिस्तानी मिलिटेंट सैफुल्ला अबू जरार और दीगर लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं राब्ते में रह चुका था। तो इस तरीके से पुलिस का मानना है कि एक बड़ी कामयाबी मिली है जी। उन्होंने गिरफ्तारी की है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके के अंदर जहां पर मिलिटेंट की शिनाख्त भी बता दी गई है। चलिए जनाब, बात जरा श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम रहेगा सियासी एतबार से, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के नामजद उम्मीदवार बराए सदर इंतखाबात यशवंत सिन्हा का आज दौरा वादी है और उससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी गुपकार अलायंस समेत हम ख्याल जमातों का इजलास आज तलब किया है। पार्टी के जराये के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने लाइक माइंडेड पार्टियों का इजलास आज गुपकार श्रीनगर के अंदर तलब किया है और तकरीबन 12 बजे के आसपास इस इजलास को बुलाया गया है, जिसमें सदारती इंतखाब के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी हिस्सा लेंगे। यशवंत सिन्हा लगातार मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस वक्त जा रहे हैं, वहां पर अपनी कैंपेन चला रहे हैं और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर 12 बजे
कई सियासी जमातों का इजलास होगा, जिस दौरान मौजूद रहेंगे यशवंत सिन्हा भी वहां पर। तो जो पार्टियां वहां पर आएंगी उनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारे पार्टी जराए ये बता रहे हैं जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दावतनामा गया है, कांग्रेस को भी दावतनामा गया है, सीपीआईएम को दावतनामा गया है, एएनसी को दावतनामा गया और कुछ मजीद इंडिविजुअल्स को भी दावतनामा गया है, ताकि यशवंत सिन्हा अपनी वहां पर बात जो है वो रख सके। इधर खबर यह है कि यशवंत सिन्हा जो सदारती इंतखाब के अंदर नामजद उम्मीदवार है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, वो 2 बजे के आसपास मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे, जिस दौरान मुल्क की सूरत हाल से लेकर बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर वो अपनी आरा से बाखबर भी करेंगे। तो आज श्रीनगर के अंदर अहम तरीन इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर तकरीबन 12 बजे मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें कई हमख्याल जमातों को तलब किया गया है। कांग्रेस समेत सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर मौजूद रहेंगी और इस दौरान यशवंत सिन्हा जो नामजद उम्मीदवार है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और बाद में 2 बजे के आसपास ब्रीफिंग का भी सिलसिला होगा। यशवंत सिन्हा साबिक वजीर खजाना, साबिक वजीर खारजा की तरफ से, जो इस वक्त सदारती इंतखाब के हवाले से मैदान के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से उठाए गए हैं। तो सबसे अहम और बड़ी दिलचस्प बात जो होगी वो यशवंत सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि लगातार वो जब बोलते हैं तो कई मामलात पर फिर वो गुफ्तगू करते हैं और सूरत हाल को अपने अल्फाज में बयान करते हुए न सिर्फ रियासती मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह तक भी ले जाते हैं। अब बात है जी आगे, बात जरा करते हैं एलओसी की भी और एलएसी की भी। बिल्कुल, भारत और चीन की सरहद पर एक बार फिर से तनाव देखा गया और हालांकि सरहद के उस पार नज़र ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ख़ास फ़र्क इस तरह की कहीं ना कहीं चीन की तरफ से ऐसी हरकतों में नहीं देखा गया है जो ये माना जाए कि हलचल कम की गई है। परसों या कल जो पेशरफ्त हुई उसमें एक तरफ हम आपको बता रहे थे कि भारत और चीन के वज़ीर खारजा की मुलाकात हुई, मुख्तलिफ उमूर जिनमें एलएसी सबसे ऊपर रहा जिस पर बातचीत हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर ये माना जा रहा है कि ताइवान से लेकर एलएसी लद्दाख तक चीन की जानिब से एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई और खिलाफ वर्जी उस हिस्से में जहां पर एक दूसरे के फिजाई हुदूद में जाने की इजाजत कतई नहीं है, लेकिन एलएसी के इस करीबी हिस्से में जहां पर बताया जाता है कि मशरकी लद्दाख में एक बार फिर से जून के आखिरी हफ्ते में चीन की जानिब से यहां पर अपना जो जंगी तैयारा है वो एक बार फिर इन करीबी हिस्सों में देखा गया, यानी जिसका मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां पर पुरतनाव सूरत हाल से बचने के लिए तमाम कोशिशें अभी तक हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। चीन का ये जो जेट तैयारा है वो देखा गया है एलएसी के बहुत करीबी हिस्से में और तकरीबन 4 बजे के आसपास सुबह पिछले हफ्ते जून के आखिरी हफ्ते में, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से वो ऐसा रडार है जहां पर भारत और चीन एक दूसरे के हुदूद में नहीं दाखिल हो सकते, या चूंकि दोनों के दरमियान ऐसे मुआहिदे भी हुए हैं तो खुसूसन इस बात पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है कि किसी भी तरीके से एक दूसरे पर नज़र तो ज़रूर रखी जाए लेकिन एक दूसरे की फ़िज़ाई हुदूद में खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि एयर स्पेस वायलेशन की गई है चीन की जानिब से 4 बजे के आसपास। ये पिछले हफ्ते वाक़या पेश आया है और एयरफोर्स की जानिब से इसके बाद ही अपने सिस्टम जो यहाँ इंस्टॉल किए उनको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ईस्टर्न लद्दाख में भारत की तरफ से भी लगाया गया है, वहाँ से सारी नज़र ज़रूर रखी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये मामला सिर्फ यहीं तक टिकता नहीं है, ताइवान की सरहदों के करीब भी, क्योंकि ताइवान ने शदीद किस्म का इल्ज़ाम लगाया है चीन पर कि उसने एलएसी भारत का एक हिस्सा तो अलग लेकिन ताइवान के आसपास भी उसके फिजाई हुदूद में दाखिल करके जेट तैयारों का इस्तेमाल यहाँ किया। और ये तब हुआ जब अमेरिका का एक वफद ताइवान के अंदर इस वक्त मौजूद है और मुसलसल बयानात इस पर सामने आ रहे थे कि क्यों ये वफद और किस मकसद से ताइवान आ रहा और चीन इसे अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत मान रहा था। तो ताइवान के अंदर भी वहां पर भी इल्जाम लगा है कि चीन के जेट तैयारी देखे गए इधर एलएसी के आसपास, जहां पर एक बार फिर से सिस्टम को एक्टिवेट उस वक्त करना पड़ा जब फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए चीन का जेट तैयारा पाया गया। लेकिन साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द उस तारीख का भी ऐलान हो सकता है। 11 मार्च को जो आखिरी मीटिंग फौजी सतह की चोशुल के मकाम पर भारत और चीन के फौजी कमांडर्स की हुई थी, उसमें एक और मरहला आगे जाते हुए 16वें दौर की बातचीत होगी, जिसके लिए वजारत खारजा ने भी पहले से क्लियरेंस इस पर दिया है। लेकिन ये तारीख तय होना भी बाकी है, कब मीटिंग होगी, कब राहमवार होगी। और इस बार मीटिंग की कोशिश है कि भारत वाले इलाके में चोशुल में यानी इस हिस्से में एलएसी के इस पार करने की एक तरफ से बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ से क्या चल रहा है, एयर स्पेस की वायलेशन हुई है
और जेट तैयारे देखेंगे। ये कब देखेंगे? जब वो लगातार वहां पर मॉक ड्रिल्स कर रहे थे, उसी दौरान जेट तैयारा जो है वो भारतीय एयर स्पेस के अंदर देखा गया, जिसके बाद ग्राउंड फोर्सेज और उसके बाद एयरफोर्स को अलर्ट वहां पर कर दिया गया था। वजारत दिफा की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किस तरीके की हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो प्रॉपर चैनल्स है उसके जरिए से चाइना तक इस बात को जो है वो पैगाम को है वो पहुंचा दिया गया। इधर खबर ये कि आने वाले दिनों में कुछ अहम पेशरफ्त भी हो सकती है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। वो फैसले हैं क्या, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अभी इंतखाबात दूर है, लेकिन इंतखाबात से कबल ही सियासी पार्टियों के अंदर सरगर्मियां बढ़ी है। किस पार्टी के अंदर सरगर्मियां बढ़ी है उस हवाले से भी बातचीत करेंगे, और हज के हवाले से चूंकि हमने थोड़ी देर पहले एक गुफ्तगू की थी, एक पार्ट आपको खबर का बताया था, दूसरा हिस्सा खबर का क्या है, जम्मू कश्मीर के जाविये से क्यों वो खबर अहम है, बताएंगे आपको। आप बने रहिएगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं।